गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने शिक्षण उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ये क्या होते हैं और ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। आज हम सीखने के उद्देश्य जो होते हैं उन उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में कैसे लिखते हैं ये देखेंगे और इन उद्देश्यों को लिखने के क्या उपयोग है, क्या इनके लाभ हैं। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद उनका सुव्यवस्थित रूप से लेखन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उद्देश्यों के लेखन में जितनी स्पष्टता, क्रमबद्धता, व्यापकता और निश्चितता होगी उतना ही उद्देश्यों को प्राप्त करना सहज और सरल होगा। इसके बिना शिक्षक को शिक्षण उद्देश्यों के विषय में बहुत दिक्कत होगी। उद्देश्यों के निर्धारण से शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य करने में भी काफ़ी आसानी होती है। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने का अर्थ है कि इसमें टीचर ये डिसाइड कर लेता है कि वो टॉपिक पढ़ाएगा तो उस टॉपिक को पढ़ाने से वो छात्रों में किस तरह का व्यवहार परिवर्तन करना चाहता है, कि उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद छात्र क्या कर सकेंगे एक तरह से। तो इन उद्देश्यों को व्यवहार रूप में कैसे लिखा जाता है ये आगे देखेंगे। सबसे पहले इसका हम उपयोग क्या होता है ये देखेंगे। इसके कई उपयोग हैं उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने से। इसमें से प्रमुख है कि इससे शिक्षण क्रिया सुनिश्चित हो जाती है। इससे डिटरमाइंड टीचिंग एक्टिविटी, इसमें ये निर्धारित हो जाता है कि कौन कौन से शिक्षण क्रियाएं उपयोगी हैं जिनको अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय करेगा। कंटेंट में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको पढ़ाने पे टीचर को जोर देना है, जिनको मुख्य रूप से सम्मिलित करना है। उद्देश्यों के को व्यावहारिक रूप में लिखने से जो कार्य है, टीचर की शिक्षण क्रिया है, वो सीमित हो जाती है, लिमिटेड, कि टीचर को उस उद्देश्यों के अकॉर्डिंग ही अपने कार्य करने पड़ते हैं। ये शिक्षक को के कार्य को सरल बनाते हैं। अगर इसके द्वारा हम कहें कि उद्देश्यों का विशिष्टीकरण हो जाता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है, तो वो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि हमने जैसा कि पहले देखा कि विशिष्ट उद्देश्यों में प्रत्येक दिन, प्रत्येक कालांश के, प्रत्येक पीरियड के टीचर के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं, जनरल नहीं होते। उसको प्रतिदिन अपने जब क्लास में जा रहा है तो अलग उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं, उसका टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं। तो इससे उद्देश्यों का विशिष्टीकरण हो जाता है। उद्देश्य निर्धारण से शिक्षण अधिगम परीक्षण में संबंध स्थापित होता है। इंटीग्रेशन बिटवीन टीचिंग, लर्निंग एंड टेस्ट, क्योंकि शिक्षण अच्छा होगा तो अधिगम अच्छा होगा, और अधिगम अगर अच्छा है, बालकों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, उनकी लर्निंग कितनी हुई है और शिक्षण कैसा रहा, इसको हम टेस्ट के द्वारा, परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो इन तीनों में संबंध स्थापित करने का कार्य उद्देश्य करते हैं। साथ ही यह उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप, साइंटिफिक प्रोसेस बनाते हैं, क्योंकि उद्देश्यों के निर्धारण से शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार करनी है, किस प्रकार उसमें क्रमबद्धता होगी, यह निश्चित कर लिया जाता है। उद्देश्य सहायक सामग्री चयन में भी, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जैसा कि हमने देखा कि कंटेंट का डिसाइड हो जाता है कि कौन सा कंटेंट होगा, उसमें भी मेन पॉइंट्स कौन से होंगे, क्या क्या शिक्षण क्रिया करेगा। उन शिक्षण क्रियाओं के आधार पर टीचर यह पहले से डिसाइड कर लेता है कि वो कौन सी टीचिंग एड यूज करेगा। उसकी जो टीचिंग एड होगी वो क्या होगी, चार्ट, मॉडल होगा, ऑडियो विजुअल होगी, ऑडियो एड होगी या विजुअल एड होगी, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री में से कौन सी टीचिंग एड वो यूज करेगा और किस तरह करेगा, ये पहले से टीचर डिसाइड कर लेता है। शिक्षण विधि का चयन करने में भी उद्देश्य काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण के साथ ही टीचर ये डिसाइड कर लेता है कि
कौन सी वो शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाए जिसके द्वारा उसके सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। उद्देश्य परीक्षण में सहायक होते हैं कि सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन की इवैल्यूएशन में वो कौन कौन से आइटम बनाए, क्वेश्चंस बनाए, जिससे कि छात्रों का सही प्रकार से वो परीक्षण कर सके, मूल्यांकन कर सके कि छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया और टीचर का शिक्षण कार्य कैसा था। इन दोनों का परीक्षण पदों के निर्माण में उद्देश्य सहायक होते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण से, उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने से प्रभावी शिक्षण होता है, इफेक्टिव टीचिंग होती है, क्योंकि इसमें सारी क्रियाएं पहले से पूर्व निर्धारित हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं, टीचर का कार्य सरल हो जाता है। इसलिए इससे जो टीचिंग होती है वो इफेक्टिव टीचिंग होती है। इस प्रकार से उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे सारे कार्य सुचारू रूप से हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधियां, मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, तो इसकी मुख्य रूप से 4 विधियां हैं उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की। सबसे पहले B.S. ब्लूम की विधि आई 1956 में। B.S. ब्लूम और उनके सहयोगियों ने शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। ब्लूम ने एक ब्लूम टैक्सोनॉमी भी दी, जिसमें उन्होंने उद्देश्य किस प्रकार के हों इसके बारे में बताया, और उन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, भावात्मक अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और मनोगत्यात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स बताए। इसी के आधार पर अन्य फिर रॉबर्ट मैगर की विधि आई 1962 में। रॉबर्ट मैगर ने ब्लूम टैक्सोनॉमी को आधार मानकर उद्देश्यों का निर्धारण किया। प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए कार्य सूचक क्रिया एक्शन वर्ग की सूची तैयार की और सूचियों के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। लेकिन जो रॉबर्ट मैगर थे, इन्होंने ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों को ही व्यावहारिक रूप में लिखने की में रुचि ली। क्रियात्मक पे उन्होंने अधिक जोर नहीं दिया। इसके बाद रॉबर्ट मिलर की विधि आई 1962 में ही। रॉबर्ट मिलर ने क्रियात्मक उद्देश्यों पर बल दिया। उन्होंने ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों उद्देश्यों पर अधिक बल नहीं दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो कार्यसूचक क्रियाएं होती हैं, क्रियात्मक क्रियाएं होती हैं, वो बताई। इसके बाद लास्ट में आई क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर की विधि, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जिसको हम RCEM मेथड भी कहते हैं। इन्होंने रॉबर्ट मैगर और मिलर की विधियों की सीमाओं को देखते हुए RCEM मैसूर ने एक नई मेथड तैयार किया, जिसमें इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को आधार बनाया और ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 क्षेत्र बताए और उसके आधार पर उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि बताई और विभिन्न क्रियाओं का बताया। इन्होंने सभी जो उद्देश्य हैं कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य को 6 भागों में विभाजित किया था, उनमें से इन्होंने ब्लूम के अंतिम 3 उद्देश्य विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को इस विधि में सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का नाम दिया और इन चारों उद्देश्यों के पीछे निहित मानसिक क्रिया, मेंटल एक्टिविटी को 17 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्हीं मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने में प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त उद्देश्यों और मानसिक योग्यताओं का विवरण आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा। मैसूर विधि सबसे इम्पॉर्टेंट है और वर्तमान में भी हम ये RCEM मेथड का उपयोग करते हैं। ये विधि की काफ़ी विशेषताएं रही हैं। इसमें उद्देश्यों को मैगर विधि की अपेक्षा अधिक विशिष्ट और सुनिश्चित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना इससे अधिक सरल और सुगम हो जाता है। इसमें मानसिक क्रियाओं को महत्व दिया गया है। इसमें उत्पादन की अपेक्षा
जो प्रोडक्शन की अपेक्षा प्रक्रिया को अधिक महत्व, प्रोसेस को अधिक इम्पोर्टेंस दी गई है। इसका विकास भारतीय परिस्थिति में हुआ है, इसलिए ये अधिक हमारे लिए उपयोगी है। इसके आधार पर परीक्षा के लिए प्रश्नों की रचना करने में भी सुविधा रहती है। RCEM मेथड में जो उद्देश्य हैं वो ब्लूम के अनुसार हैं। इन्होंने जो ब्लूम के उद्देश्य हैं उनके आधार पर ही 4 उद्देश्य लिए हैं। जो ब्लूम ने ज्ञान नॉलेज कहा था, इन्होंने भी ज्ञान नॉलेज लिया है। इसमें इन्होंने 2 क्रियाएं, मानसिक योग्यताएं बताई है, प्रत्यय स्मरण रिकॉल और प्रत्यय विज्ञान रिकॉग्निशन। प्रत्यय स्मरण का जैसे हमने पहले पढ़ा था, प्रत्यय स्मरण का अर्थ है जो पहले से छात्र को ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसको रिकॉल करना, दोबारा स्मरण करना या याद में लाना। बच्चों ने जो पहले पढ़ लिया है, पिछली कक्षा में पढ़ लिया या पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, उसको दोबारा याद में लाना, अपने चेतन में लाना। और रिकॉग्निशन का अर्थ है प्रत्यय विज्ञान, नया ज्ञान ग्रहण करना, कि शिक्षण में जो टीचर पढ़ा रहा है तो उस टीचर ने क्या उनको नया ज्ञान दिया है, वो भी नॉलेज में स्टूडेंट ग्रहण करते हैं। साथ में इसमें जो कि ब्लूम ने बोध कहा था, कॉम्प्रिहेंशन, उसमें इन्होंने RCEM मेथड ने बोध को अंडरस्टैंडिंग नाम दिया है और अंडरस्टैंडिंग में विभिन्न मानसिक क्रियाएं बताई हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रयोग एप्लीकेशन सम्मिलित किया है और प्रयोग में उन्होंने तर्क करना, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, परिकल्पना की स्थापना, एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस और निष्कर्ष निकालना, साथ ही पूर्व कथन करना, प्रिडिक्ट करना सम्मिलित किया है। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के स्थान पे इन्होंने एक नया वर्ग बनाया है जिसको इन्होंने क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता नाम दिया है। इसके अंतर्गत विश्लेषण करना, एनालिसिस करना और संश्लेषण करना, सिंथेसाइज करना सम्मिलित होता है। इन्हीं 4 उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को व्यवहारगत रूप में लिखा जाता है।